जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेंस की, या जो बच्चे मेंस देने वाले हैं पहली बार, तो सबको सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है जिस विषय में, वो है अर्थशास्त्र। हर विषय समझ में आ जाता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती कि कहाँ से पढ़ना चालू करें। तो मैं आपको बताता हूँ अर्थव्यवस्था को पढ़ना कहाँ से चालू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था आप समझते हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था जो पूंजी या पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। आप यदि देखेंगे हर चीज पैसों से जुड़ी हुई है, देश पैसों से चल रहा है। आप और मैं, हर व्यक्ति, गरीब अमीर, सारा राष्ट्र, सारी दुनिया एक चीज से जुड़ी है और वो है पैसा। तो यह हुआ अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे से बना हुआ तंत्र या पैसे से बनी हुई व्यवस्था। अब इसको मोटा मोटी हम समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था, दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पूंजीवादी, अमेरिका विकसित देश, यहाँ पूंजी की प्रधानता है, वो पैसों को महत्व देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कार्ल मार्क्स की, जहां पर राज्य का नियंत्रण पैसों में नहीं होता है। और अगली जो व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाए, जहां पर राज्य का नियंत्रण भी है और राज्य के नियंत्रण के साथ निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण। तो अब अर्थव्यवस्था हम समझ चुके हैं, आप बहुत सारी किताबों से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे में, अर्थव्यवस्था को चालू कहां से करें। तो जब आप मेंस के पेपर उठा के देखेंगे 2014 से 18 तक के 5 सालों के, तो आप देखेंगे कि 80% प्रश्न मेंस के 1991 के बाद के आते हैं। 1991 से आज तक 2020 तक। तो पूरी इकोनॉमिक में हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ 30 सालों की अर्थव्यवस्था ज्यादातर। तो मैं चालू कर रहा हूं जब देश में सबसे बड़ा बदलाव हुआ अर्थव्यवस्था में, वो था 1991 का दशक। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने आर्थिक सुधार चालू किए देश में। परंतु आर्थिक सुधारों की जरूरत क्या पड़ी, हम इसको समझेंगे कि देश आर्थिक संकट में फंसा क्यों। तो देखिए, हम आर्थिक संकट में आए क्यों। इसका पहला कारण बता रहा हूं। पहला कारण है राजकोषीय असंतुलन। अब इसको समझते हैं, राजकोषीय असंतुलन था क्या। मतलब हमारे आय के साधनों में कमी हो गई थी, क्योंकि हम एक बंद अर्थव्यवस्था थे। तब तक हमारी अर्थव्यवस्था खुली नहीं थी, हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण नहीं हुआ था, तो हम बंद अर्थव्यवस्था थे। तो हमारे आय के साधनों में कमी थी, जिससे क्या हुआ, राजस्व घाटा, सरकार को टैक्स मिलना बंद हो गया, टैक्स में कमी आई। तो जहां राजकोषीय असंतुलन 1980-81 में 5.1% था, वो 1990-91 में पहुंचकर 7.8% पहुंच गया। और जो हमने विदेशों से ऋण ले रखा था देश को चलाने के लिए, उस पर जो हम टैक्स देते थे, वो हमारी कुल बजट का लगभग 39% हो गया था। आप समझ रहे हैं, 100 रुपए का हमने कर्ज लिया था, 140 रुपए हमको लौटाना था, 40 रुपए हमको ब्याज देना पड़ रहा था। तो इस तरीके से हम क्या हुए, वित्तीय संकटों में घिरे। दूसरा कारण जिसके कारण हम वित्तीय संकट में घिरे, वो है भुगतान असंतुलन में वृद्धि। भुगतान असंतुलन क्या होता है, किसी देश से जब हम आयात या निर्यात करते हैं, जब हम आयात करते हैं किसी देश से, हम कोई चीज मंगाते हैं, तो हमको डॉलर में पैसे पेड करना है, हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है। देखिए कैसे हुई। 1980-81 में 1.35% था व्यापार घाटा, जो कि 1990-91 में 3.96%, लगभग मतलब यदि 4% माने, तो यदि हम 100 रुपए का सामान निर्यात कर रहे हैं तो 104 रुपए का सामान मंगवा रहे हैं, तो घाटा हो रहा है। भुगतान असंतुलन में वृद्धि कब होती है, जब आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो। आयात ज्यादा होगा, हमारे ज्यादा डॉलर जाएंगे, निर्यात कम होगा तो हमारे पास डॉलर आएंगे नहीं। तो ये जो ऋण ले रखा था हमने, वो जीडीपी का 23% पहुंच गया था। जो आयात करने के लिए हमने ऋण ले रखा था विभिन्न संस्थाओं से, वैश्विक संस्थाओं से, वो हमारी जीडीपी का 23% पहुंच गया था। आप समझ रहे हैं। और हमारा जो विदेशी विनिमय कोष है, मतलब जो मुद्रा कोष होता है विदेशी, जिससे हम सामान खरीदेंगे,
उसकी रकम कितनी बची थी? मात्र 10 दिन की। हमारे पास सिर्फ विदेशी सामान मंगाने के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हो, तब तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, ज़्यादातर सामान विदेशों से आता था। तो हमारे पास कितने दिन का डॉलर बचा था? सिर्फ 10 दिन का, और भारत दिवालिया होने वाला था। आप इस आर्थिक संकट को समझ रहे हैं? भारत क्या होने वाला था? दिवालिया, दिवालिया घोषित होने वाला था। मोटा मोटी शब्दों में आप समझेंगे तो भारत बिकने वाला था। जैसी हालत अभी पाकिस्तान की हुई थी, उसमें मैं बात करूंगा। अगला कारण क्या था वित्तीय संकट में फंसने का? मुद्रास्फीति का दबाव, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई। 1990-91 में मुद्रास्फीति की दर कितनी हो गई? 10.30%। अब मुद्रास्फीति क्या है मैं बताता हूँ। मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रा का प्रसार बढ़ना। लोगों के पास खूब सारा पैसा है, पैसा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी। 10 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में मिलेगी, तो मुद्रा की कीमत घट जाती है। इतना ज्यादा पैसा हो जाता है मार्केट में कि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। आज उल्टी स्थिति है, आज लोगों के पास पैसे नहीं है, देखिए, है ना। उस समय मुद्रा की कीमत घट गई थी तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, और फिर तमाम चीजें, उससे जो भी जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं वो बढ़ेंगी। अगला, हम वित्तीय संकटों में फंसे। हमने पहला कारण देखा, दूसरा, तीसरा, अब हम देखते हैं चौथा, अपर्याप्त बैंकिंग व्यवस्था। देश के 85% हिस्से में बैंक ही नहीं थे। अब लोग पैसा कहाँ रखेंगे? केवल शहरों तक बैंकिंग व्यवस्था थी, वो भी गिने चुने अमीरों तक, और जो पैसे वाले व्यापारी वर्ग हैं केवल वो लोग जुड़े होते थे बैंकिंग व्यवस्थाओं से। तो आप देखिए 85% क्षेत्र में बैंक ही नहीं थे, तो वित्तीय समायोजन होगा कैसे? अगला, औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बुरी स्थिति थी, तभी तो हम वित्तीय संकट में फंसे। औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप इतना ज्यादा था, यदि आपको छोटी सी कंपनी खोलना है आप लाइसेंस लीजिए, आपको 150 प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे। 3 से 4 साल का समय तो लाइसेंस लेने में लग जाता था, तो आप कब उत्पादन करोगे, कब क्या करोगे? तो ये जो पूरा मकड़ जाल था, इसमें भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत डावाडोल कर दिया। अब हम दो चीज समझेंगे। अब क्या होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, है ना, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे दो संस्थाओं की भूमिका आती है जो हमको बचा ले गए। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम IMF पे बात करेंगे। तो IMF ने क्या किया, बहुत सारी शर्तें थोपी भारत पर। अब हम वित्तीय संकट में घिर चुके हैं, हम दिवालिया होने वाले हैं, तो क्या किया जाए? हम गए IMF के पास, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है? ये भुगतान संतुलन में मदद करता है, भुगतान संतुलन में सुधार हेतु अल्पकालिक ऋण देता है। अल्पकालिक ऋण, ये बहुत बड़ा काम है IMF का कि देखिए हमारे पास 10 दिन का केवल पैसा बचा हुआ है, अब हम आगे क्या करेंगे? तो भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए एक बड़ी रकम अल्पकालिक अवधि के लिए प्रदान करता है, जबकि यदि हम विश्व बैंक में जाएंगे तो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, 50 साल, 100 साल, और अवसंरचना निर्माण के लिए प्रदान करता है। अवसंरचना, इससे बांध बनेंगे, सड़कें बनेंगी, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं वो बनेंगी, जिससे पूंजी का निर्माण होगा। मगर IMF क्या करता है? अल्पकालिक ऋण देगा, ताकि आपकी ये जो स्थिति है, अब दवाइयां नहीं आएंगी विदेश से तो भारतीय तो मर जाएंगे, तो तात्कालिक रूप से पैसे देके स्थिति सुधारती है IMF। मगर इसके साथ बहुत सारी शर्तें थोपती है IMF। क्या शर्तें थी? और उन शर्तों को मानना जरूरी होता है, बाध्यकारी होता है। उन शर्तों के आधार पर IMF आपको पैसा देता है। तो IMF ने आपको पैसा दिया, भारत को पैसा मिला, और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमने नई आर्थिक नीति 1991 का क्रियान्वयन किया। हमने क्या सुधारा IMF के सहयोग से? अब देखते हैं हमने क्या सुधारा। हमने अपनी आर्थिक नीति में सुधार किया। क्या क्या सुधार किया? हमने समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण किया और अपने पूरे ढांचागत वित्तीय सुधार को सही किया। हमने क्या किया? हमने समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण किया और अपने ढांचागत वित्तीय सुधार को सुधारा। अब ये समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण क्या है? समष्टि मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में हम क्या सुधार करेंगे? और एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम करते हैं किसी एक क्षेत्र विशेष में,
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो औद्योगिकरण हो, किसी एक क्षेत्र में हम फोकस करते हैं। परंतु हमने क्या किया, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण किया, हमने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, राजकोषीय समायोजन किया। ये सब हम किसके मार्गदर्शन और निर्देशन में कर रहे हैं? IMF के। उनकी एक टीम आती है और वो आपके देश में आर्थिक सुधार कराती है, ताकि आपके पास एक फ्लो बना रहे पैसों का और आपकी पूरी जो अर्थव्यवस्था में खराबियां हैं उनको धीरे धीरे करके दूर किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राजकोषीय समायोजन किया। इसका क्या मतलब होता है? हमने अपने आय के स्रोतों को बढ़ाया। हमने क्या किया, अपने आय के स्रोतों को बढ़ाया। आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे? जब हम FDI करेंगे, जब हम विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करेंगे। विदेशी कंपनियां आएंगी तो पूंजी आएगी, पूंजी आएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। पहले नहीं थी FDI, हमने FDI लाए। हमने निजीकरण किया। निजीकरण का मतलब जो सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को कुछ अंशदान बेचा, जिससे पूंजी आई। बहुत सारे क्षेत्र जो निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित थे उनको हमने निजी क्षेत्रों के लिए खोला। ठीक है, जिससे क्या हुआ, राजस्व में वृद्धि हुई, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा। हमने राजस्व प्रणाली को सुगठित किया। अब हमने कर प्रणाली में क्या सुधार किया? कर प्रणाली में हम टैक्सेशन, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चालू किया। हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चालू किया, ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो पाए, भारत के पास ज्यादा राजस्व बढ़ पाए। अब अगला क्या सुधार किया हमने? गैर विकासात्मक व्यय में सुधार किया। मतलब सब्सिडी जो इतनी सारी हम बांट रहे थे फालतू की, उसको धीरे धीरे कम करना चालू किया। जैसे अभी आप देखिए, जो व्यक्ति BMW और ऑडी में घूमता है, 80 लाख की 2 करोड़ की गाड़ी में, वो भी सरकार का सब्सिडी वाला पेट्रोल लेके घूमता है। समझ रहे हैं? पेट्रोल की कीमत 120 रुपए है, अभी हम कितना रुपए देते हैं? 80। 40 रुपए हमारे सरकार देती है, गरीबों और हमारे और तुम्हारे तो देती है, ऑडी वालों के भी देती है। तो ऐसे तमाम सुधार किए गए सरकार के द्वारा। गैर विकासात्मक, देखिए सब्सिडी देने से सरकार को फायदा तो हो नहीं रहा है, क्या उससे टैक्स कलेक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो गैर विकासात्मक व्यय में सुधार किए गए। अगला क्या किया गया? व्यय को सुनियोजित किया गया। जो हमारे खर्चे हो रहे थे उसको कम किया गया। हमने भुगतान संतुलन में क्या सुधार किया? जो हमारा गड़बड़ा गया था, आयात और निर्यात संतुलन, उसको हमने कैसे सुधारा? हमने क्या की? आयात में कटौती की। हमने क्या किया? आयात में कटौती की। निर्यात को प्रोत्साहित किया। निर्यात को कैसे प्रोत्साहित किया? हमने एग्जिम बैंक बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। सेज आप जानते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ताकि निर्यात को बढ़ावा दे सके। निर्यात बढ़ेगा तो डॉलर आएगा। ठीक है, हमने बंदरगाहों का विकास किया ताकि हम निर्यात को बढ़ावा दे सके। ठीक है, FDI को प्रोत्साहित किया, तमाम क्षेत्रों में खोल दिया। तो आपने देखा होगा कि 100% तक FDI लगभग हर क्षेत्र में है। मुद्रास्फीति का समायोजन किया, मतलब महंगाई, हमने कोशिश की कि महंगाई न बढ़ पाए, है ना। और विभिन्न मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को अनुशासित किया, मतलब RBI ने अपनी मौद्रिक नीतियों में बहुत सारे सुधार किए। CRR, SLR, जो भी आप तमाम चीजें पढ़ते हैं, उनकी जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती थी वो RBI ने की। अब हम देखते हैं ढांचागत वित्तीय सुधार। ढांचागत वित्तीय सुधार, ढांचा, अब हम अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या किया हमने? व्यापार एवं पूंजी के प्रवाह को सुधारा। किसको सुधारा? व्यापार सही हो और पूंजी का प्रवाह बना रहे, कहीं भी रुकावट ना आए, ना तो व्यापार में रुकावट आए और ना तो पूंजी को के आदान प्रदान या प्रवाह में रुकावट आए। इसके लिए हमने क्या किया? मुद्रा का अवमूल्यन किया। हमने क्या किया? मुद्रा का अवमूल्यन। अब मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा? आपकी पैसे की कीमत बहुत ज्यादा है, आपको उस पैसे की कीमत को क्या करना पड़ेगा? कम। आप कम, यदि आपके पैसे की कीमत, भारतीय रुपए की कीमत कम रहेगी तो विदेशी ज्यादा सामान खरीद पाएंगे आपसे। इससे क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा। तो हमने मुद्रा का अवमूल्यन किया। आयातों का उदारीकरण किया, मतलब जो तमाम प्रकार के टैक्स लगते थे सामान को आयात करने में, उन पे कमी की। सीमा शुल्क में कमी की, ताकि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो पाए, हम भी आयात कर पाए,
हम उनसे आयात कर पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात, क्योंकि सपोज दो देश हैं, यदि हम ज़्यादा टैक्स लेंगे उनसे तो जब हमारा सामान जाएगा तो वो भी ज़्यादा टैक्स लेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, आयातों का उदारीकरण किया, सीमा शुल्क को समाप्त किया और नए नए उपक्रम, नए नए सेक्टर जो देश में थे नहीं, उनका प्रवेश भारत में कराया। राइट। औद्योगिक नियंत्रण को समाप्त किया गया। पहले हर चीज के लिए, आप छोटी सी दुकान खोलेंगे चाहे बहुत बड़ा उद्योग, आपको हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब हमने क्या किया कि लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। हमने शराब, रक्षा और रसायन इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। हमने क्या किया, बैंकिंग और वित्तीय सुधार किए। हमने क्या चालू किया, एलपीजी चालू किया। एलपीजी आप जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जो सारी प्रोसेस थी आर्थिक सुधार नीति की, वो किस पे जाके बेस्ड हो जाती है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में। और आप जानते हैं, हो सकता है कि इससे सीधा साधा प्रश्न ना आए, पर अर्थव्यवस्था को यदि आपको पढ़ना चालू करना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, इस नीति से 1991 की आर्थिक नीति से क्या हुआ, देश की दशा और दिशा बदल गई। यदि हम आज आधुनिक युग देख पा रहे हैं तो हम इस नीति की वजह से देख पा रहे हैं। और आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, तमाम प्रश्न आपको 1991 से 2020 तक के इन 30 सालों में जो जो घटित हुआ है, जो जो हो रहा है, तमाम 80% प्रश्न यहीं से हैं। अब हमको पढ़ना क्या है इसके बाद, एक तो मैंने बता दिया वर्ल्ड बैंक, ये समझने के लिए कि सुधार और जो आज का हम समय देख रहे हैं इतना प्यारा, वो आया कैसे। समय लगता है 20-25 साल किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में, तो ये 30 सालों में आप आधुनिक भारत देख पा रहे हैं, जो इस नीति का नतीजा था। 80% प्रश्न इसी के बाद से आएंगे, और क्या क्या आएंगे मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। थैंक यू।